नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र नागर आपके सामने आरएससी परिवार से 10th क्लास का जो टॉपिक हमारा छूट गया था उसे हम शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का देखिए, ये है आपका मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में मुख्य रूप से मंत्री परिषद का क्या हिस्सा होता है, कैसे इसको लिया जाता है, कौन इसे बनाता है, कौन विभागों का बंटवारा करता है, ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया। लेकिन फिर भी मंत्री परिषद का जो गठन दिया गया है उसके अंदर हमें थोड़ा फिर से इस बात को डिस्कस करना पड़ेगा कि मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए, अब भारत के मूल संविधान के अनुच्छेद 74 यानी 74 में ये लिखा हुआ है कि भारत का एक क्या होगा, प्रधानमंत्री, और वो भारत के समस्त मंत्री परिषद की शक्तियों का क्या करेगा, उपयोग करेगा, और मंत्री परिषद का वो क्या होगा, प्रधान होगा। तो इस तरह की चीज़ों से यहाँ से निकल के आता है कि सबसे पहले मंत्री परिषद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कार्यपालिका का वास्तविक रूप शुरू होता है, विभागों का बंटवारा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है कि ये क्या करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता के लिए ये विभाग बनाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के मध्य में कौन होता है, पीएम। ये अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। अब हमको केवल सीधा निकल के आना है आगे, और हम पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रकार से मंत्री परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले मंत्री परिषद के गठन में पहला कार्य है, मंत्री परिषद किस प्रकार से शुरू होता है। तो देखिए, हमने पहले क्या सुना कि प्रधानमंत्री क्या करेगा, अनुशंसा करता है, उसके बाद में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यानी कहीं ना कहीं मंत्री परिषद की शुरुआत उस समय हो जाती है जब पीएम की क्या की जाती है, नियुक्ति। पीएम की नियुक्ति के साथ ही क्या की जाती है, मंत्री परिषद का निर्माण होने की शुरुआत हो जाती है। क्योंकि जब तक पीएम की नियुक्ति नहीं की जाएगी तब तक कोई पीएम यदि बनेगा ही नहीं, तो वो किस प्रकार से अपनी मंत्री परिषद का क्या कर सकता है, निर्माण करने की घोषणा या उसकी अनुशंसा राष्ट्रपति को करे। तो ये पहला हुआ आपका। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 75 में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। ये हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखिए आगे, इसके बाद में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री द्वारा मंत्री परिषद का गठन। अब देखिए, सेकंड स्टेप, एक हमारा हो गया है, अब चलेगा दूसरा। दूसरे में देखिए, प्रधानमंत्री अपने सांसदों में से जो उसके विश्वास पात्र हों, क्या करता है, एक सूची तैयार करता है और उस सूची को किसको देता है, राष्ट्रपति को, कि मेरी मंत्री परिषद में ये लोग होंगे। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप हुआ आपका। इसके बाद में तीसरा स्टेप आपका आता है कि मंत्रियों में कार्य का विभाजन। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं, थर्ड स्टेप, कार्यों का विभाजन। अब मंत्री नियुक्त कर दिए, लेकिन कौन व्यक्ति किस पावर का यूज करेगा, ये भी कौन डिस्कस करता है, आपका राष्ट्रपति। लेकिन केवल कहने के लिए, राष्ट्रपति को ये सारा सुझाव कौन देता है, पीएम। पीएम के द्वारा सुझाए गए अनुसार राष्ट्रपति नियुक्त मंत्रियों में क्या करता है, विभागों का बंटवारा।
विभागों का क्या कर देगा, बंटवारा कर देगा। इसके बाद में अगला टॉपिक आपका आता है जिसमें है आपका मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। अब देखिए कौन व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। तो देखिए योग्यता, जो व्यक्ति लोकसभा का क्या सदस्य बनने की योग्यता रखता है, वो व्यक्ति क्या बन सकता है, मंत्री परिषद का सदस्य बन सकता है। वो सारी की सारी योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए। अब यहां पर एक स्थिति है, यानी कि वो सारी योग्यताएं तो क्या हो गई कि वो व्यक्ति 25 साल का हो, कम से कम भारत का नागरिक हो, किसी भी न्यायालय के अंदर पागल, दिवालिया या अपराधी घोषित ना किया गया हो। इस तरह की जो योग्यताएं होती हैं ये चाहिए, लेकिन साथ में एक योग्यता और चाहिए कि वो व्यक्ति या तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन का क्या हो, सदस्य। अब यहां पर एक बात है, ये मोस्ट है, इसको आपको जरूर याद रखना है। ये देखना क्या कि व्यक्ति यदि इन दोनों सदनों का सदस्य ना हो तो भी वह मंत्री बन सकता है, परंतु क्या, परंतु उसे 6 माह के अंदर अंदर, कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर यानी कि जैसे व्यक्ति आज यदि प्रधानमंत्री के कहने पर किसी मंत्री पद पर नियुक्त हुआ, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कर दिया गया, तो उसे आज से 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा या राज्य यानी कि संसद के किसी एक सदन की क्या हासिल करनी होगी, अध्यक्षता हासिल, सदस्यता हासिल करनी होगी, तो वो अपना पद पे बना रहेगा। वरना 6 महीने के अंदर या 6 महीने के बाद उसे या तो वो स्वतः ही हट जाएगा या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपना क्या देना पड़ेगा, पद को छोड़ने का लेटर उसको देना पड़ेगा। ठीक है ना, उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना होगा उसे। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में आता है, अब देखिए जब व्यक्ति मंत्री बन चुका है तो हमारे और मैं कहूँगा पूरे विश्व में ही ये एक प्रथा है कि व्यक्ति से शपथ दिलाई जाती है। तो इसके बाद में होती है शपथ। तो देखिए शपथ कैसे दिलाई जाएगी, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के साथ में राष्ट्रपति उनके मंत्रियों को, जितने भी उनके मंत्री होते हैं उनको सभी को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये एक और स्टेप हुआ आपका। तो ये अभी जो भी कुछ चल रहा है ये चल रहा है आपका मंत्रिपरिषद के गठन के लिए। अब आता है आपका यहाँ देखिए, अब शपथ ले लिया आपने, यानी कि शपथ लेने के बाद में अभी कोई दिक्कत है क्या, आगे नहीं है, यानी कि अब तो कन्फर्म है, मंत्री बन गए आप। अब देखते हैं कि मंत्री बनने के बाद में आपको किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, वेतन कितना मिलेगा, पेमेंट से संबंधित बात भी कर लेते हैं, करने की बात तो भाई है ना। तो देखिए मंत्रियों के या मंत्रिपरिषद के कार्य या शक्ति। अब देखिए अगर आप मंत्री बन जाते हैं तो आप में कौन कौन सी तो पावर आ जाएंगी और आप किस प्रकार से आपको अपना जीवन यापन करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, करें डिस्कस, शुरू करें। देखिए सबसे पहला है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। यानी कि अगर हमसे कोई ये पूछे, कार्य की बात कर रहे हैं तो कार्यकाल पे ले लेते हैं कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो 5 वर्ष का होता है। क्योंकि ये ज़्यादातर जब तक लोकसभा रहती है
तभी तक उनकी क्या रहती है, मंत्रिपरिषद भी बनी रहती है लगभग। लेकिन मंत्रिपरिषद का यदि लोकसभा का अपने मंत्रियों से विश्वास उठ जाए और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो सरकार गिर जाएगी, यानी कि उनकी मंत्रिपरिषद वहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये समय से पूर्व भी भंग हो सकती है और ये 5 साल से ज़्यादा भी रह सकती है। जैसे वर्तमान में मोदी जी की सरकार फिर से आई तो उसमें कई सारे मंत्री ऐसे हैं जो अब भी मंत्रिमंडल में बने हुए, मंत्रिपरिषद में बने हुए, हालांकि उनका विभाग जरूर चेंज हो गया लेकिन फिर भी वो क्या है, मंत्री हैं। तो इस तरह से मंत्रिमंडल आपका बना रहेगा। इसके बाद में आता है आपका दूसरा स्टेप कि मंत्रियों के वेतन व भत्ते। काम की बात आ गई, अब डिस्कस कर लेना मंत्री बनना है या नहीं बनना। ऐसे ज़्यादातर लोगों का जो जवाब होगा वो हमें आएगा, क्योंकि देखिए क्या क्या मिलता है। भारत की संचित निधि से, यानी कि आपकी तनख्वाह कहीं नहीं जाने वाली, भारत की संचित निधि से आपको मासिक वेतन मिलेगा जो लगभग 1 से 1.25 लाख तक होता है। ठीक है भाई। इसके बाद में देखिए, और ये समय समय पर बढ़ता और रहता है, यानी कि संसद इसे क्या करती रहती है, परिवर्तित करती रहती है। और परिवर्तित करने में तो घटेगा नहीं भाई, बढ़ेगा ही, ज़्यादातर बढ़ता ही है। बहुत कम ऐसे महानुभाव आते हैं जो संसद में सांसदों का वेतन कम करते हैं, वरना ये ज़्यादातर बढ़ता ही है। इसके अलावा देखिए फ्री में, ये थोड़ी ध्यान देने की बात है, फ्री लिख दिया ना, कोई पैसा नहीं देना। आवास, जिसके बाहर गार्ड भी खड़ा होगा ना, तो उसके बाद में वाहन जिसमें पेट्रोल आपको नहीं डलाना, डीजल पेट्रोल गैस जो भी है, जिस भी तरह की आप सुविधा लेना चाहें, तो आवास आपको फ्री में मिलेगा, वाहन आपको फ्री में मिलेगा। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो उस समय उस यात्रा का खर्च और भत्ते, उन्मुक्तियां, उन्मुक्तियों का मतलब होता है छूट, यानी कि कई सारी ऐसी स्थितियां होती है जहां पर आपको कुछ भी देना नहीं होता। तो देखिए क्या कमी है भाई, तो लगाइए जोर और बनिए मंत्री। तो ये दूसरी स्थिति हो गई आपकी, ये तो याद ही रहेगी आपको, तो सभी को याद रहता है। इसके बाद में देखिए आपका थर्ड स्टेप, मंत्रियों की श्रेणियां। ये देखिए, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं पहले बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये सीधा पूछ लिया जाता है कि प्रधानमंत्री जब मंत्रिपरिषद का गठन करता है तो वो किस प्रकार से मंत्रिपरिषद बनाता है। तो देखिए मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है कौन? कैबिनेट, यानी कि मंत्री मंडल। दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। अब फर्क देख लीजिए, ये पहली बात तो सीधा इनका संपर्क किससे होता है? पीएम से, और ये अपने विभाग के मालिक होते हैं, विभाग। ठीक है। इसके बाद में अगली कि पूरा का पूरा वो विभाग इन्हीं के ऊपर दारोमदार रहता है और ये सीधे पीएम से संपर्क में रहते हैं। 2 चीजें हो गई आपकी। इसीलिए इसे मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं? पीपीएम के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि मुख्य रूप से मोस्ट, मतलब ज्यादातर पावरफुल मंत्री इसमें होते हैं। तो पावरफुल मंत्रियों का ये क्या होता है? सदन होता है। तो सबसे मेन ये होता है। ठीक है। दूसरी बात, मुख्य रूप से ये जो मंत्रिमंडल है वो ही सारे के सारे मंत्रिपरिषद की शक्तियों का क्या करता है? यूज करता है।
प्रधानमंत्री से सीधा टच इनका होता है। प्रधानमंत्री को जब भी कोई डिस्कशन करना होता है तो वो इन्हीं मंत्रियों के साथ करता है। प्रधानमंत्री की बैठक हमेशा ये सभी मंत्री उनकी बैठकों में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। पीएम की बैठक में भाग लेते हैं। भाग लेने का मतलब ये नहीं है भाग जाते हैं वहां से, भाग लेने का मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो थोड़ा कम समझना, ज़्यादा नहीं समझना है। इसके बाद में आया आपका राज्य मंत्री। तो देखिए, जब प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्रियों को पद बांटने के बाद, मान लीजिए उसके पास मुख्य रूप से 57 पद हैं और उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाए मात्र कितने, 50, तो 7 पद रह गए एक्स्ट्रा। ऐसे 7 पदों को ये किनको दे देते हैं, राज्य मंत्रियों को। यानी कि इनकी हैसियत भी लगभग कैबिनेट मंत्री के जैसी होती है, लेकिन फिर भी ये उप मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के बीच का एक क्या होता है, हस्तक्षेप टाइप का एक मंत्री होता है। तो ये क्या, ये भी अपने विभाग के मालिक तो होते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। यदि प्रधानमंत्री को अपनी किसी बैठक में इनसे प्रश्न करने की आवश्यकता है तो प्रधानमंत्री द्वारा जब इनको बुलाने का क्या भेजा जाएगा, न्योता, ठीक है ना, कार्ड दिया जाता है इनको, जैसे शादी का कार्ड आता है ना, इस तरह से। तो इस प्रकार से इनको क्या है, निमंत्रण दिया जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या होता है, ये उस बैठक में क्या कर सकते हैं, भाग लेंगे। फिर से कह रहा हूं, ये भाग लेंगे, ठीक है ना। तो ये स्थिति हुई। अब लास्ट आता है आपका उप मंत्री। तो ये मंत्री जो होते हैं, ये देखो, ये फर्स्ट प्रकार के हो गए आपके, ये सेकंड, और ये अपन कह सकते हैं अपनी अलवर वाली भाषा में इनका गए बीते टाइप के होते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है, केवल क्या है, हाँ इतना हम कह सकते हैं कि केवल क्या करते हैं, ये फोकट में, फ्री में अपना जो इनका वेतन मिलता है, जो छूट मिलते हैं, उनके क्या लेते हैं, ये पूरी तरह से आराम लेते हैं उसमें। तो देखिए ये क्या करते हैं, कुछ नहीं करते। ये जो 2 मंत्री हैं, इनके अधीनस्थ रहकर यदि इनको आवश्यकता है तो वे चले जाएंगे, बुला लिए जाए तो। यानी कि ये मात्र क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इस प्रकार से आपके 3 मंत्री हुए, ठीक है। तो मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, ठीक है भाई। तो यहां से आपका ये इतना टॉपिक क्लियर होता है। इसके बाद में आपका अगला आता है मंत्रिमंडल की शक्तियां। कार्यकाल के बाद में अब मुख्य रूप से चीजें आती हैं शक्तियां। तो देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये अभी जो जस्ट टॉपिक पढ़ाया आपको 3 प्रकार के मंत्री, इसको जरूर आप क्लियर कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब आती हैं इनकी शक्तियाँ, मंत्रिमंडल की शक्तियाँ। तो ये भी आपको देखना होगा अनुच्छेद 74 में, जहाँ पर मंत्रिमंडल के बारे में दिया हुआ है, वहाँ साफ है कि प्रधानमंत्री जो भी कार्य सौंपेगा वो किनको सौंपेगा, प्रधानमंत्री किनको सौंपेगा, मंत्रियों को। यानी कि एक्चुअल में कार्यपालिका शक्तियों का जो व्यक्ति प्रयोग करते हैं वो होते कौन है, मंत्री परिषद के सदस्य। मंत्री परिषद के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य ही मुख्य रूप से क्या करते हैं, कार्यपालिका शक्ति का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसके बाद में आप सीधा आइए कि भारतीय शासन व्यवस्था में इन्हें क्या कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। मंत्री परिषद को, ये एक लाइन है कि भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, मंत्री परिषद को। एक चीज और आती है, तारों में चंद्रमा के समान कार्यपालिका में कौन है, तो वो पीएम है भाई। कि पीएम ऐसा है, थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, मंत्री थोड़े छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए तारे बड़े नहीं होते, छोटे होते ना, और प्रधानमंत्री थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह से इसको लॉजिकली आप समझ लेना। ये कुछ एक चीजें होती हैं जो डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं आपसे। अब देखिए, राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना, हमने ये सभी चीजें वैसे पढ़ ली हैं प्रधानमंत्री में और राष्ट्रपति में,
लेकिन अब देखिए ये सारे के सारे प्रोग्रामों को अंजाम यही लोग देंगे। राष्ट्रीय नीतियों का क्रियान्वयन। पहला है टॉपिक आपका। तो देखिए प्रधानमंत्री को मान लो कोई भी क्या करना है, निर्णय लेना है, तो वो संबंधित मंत्री से तो बात करेगा भाई। और संबंधित मान लो हमको कृषि क्षेत्र में कोई काम करना है तो कृषि मंत्री। लेकिन कृषि में कार्य करने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, मनी की। तो ये काम कहाँ जाएगा, सीधा फिर वित्त मंत्री के पास। ठीक है, वित्त मंत्री के बाद में अब ये कृषि मंत्री यदि काम करेगा तो कृषि का कार्य कहाँ करना है, तो ये कहाँ जाएगा, भूमि मंत्री। यानी कि ये पूरा का पूरा डेकोरम एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, कड़ियों से कड़ी जुड़ी हुई है। यानी कि बिना इनके किसी भी प्रकार के गठन या किसी भी प्रकार के कार्य को प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो अंजाम नहीं दे सकता, क्योंकि ग्राउंड पे वर्क यही करते हैं। सारी की सारी नॉलेज ले जाकर उनको इन्हीं लोगों को देनी पड़ती है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। यहाँ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखिए कानून निर्माण पर नियंत्रण। तो देखिए कानून निर्माण पर किस तरह से नियंत्रण है। तो यहां एक बात है कि हमने पढ़ा था विधेयक। विधेयक जो कानून बनने से पहले संसद में पेश किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, विधेयक। यानी जिस पर चर्चा होती है, चर्चा। लेकिन यदि वो साधारण विधेयक है तो उसको तो कोई भी रख सकता है। साधारण विधेयक मतलब जो संविधान से कोई संबंध नहीं रखता, उसको तो कोई भी पेश कर सकता है, सांसद होगा कोई भी ले जाएगा। लेकिन यदि वो विधेयक असाधारण है या संविधान से संबंधित है तो उसको कोई मंत्री ही ले जा सकता है संसद में। यानी कि संसद के पटल पर उस विधेयक को केवल कौन रखेगा, कोई मंत्री। और मंत्री हुआ तो यानी कि कौन, मंत्री परिषद का सदस्य। यानी कि कानून से संबंधित जितने भी कार्य किए जाएंगे वो मुख्य रूप से कौन करेगा, मंत्री परिषद। दूसरा, इसके बाद में पहली बात की होगी, रखते हैं उसके बाद में मुख्य रूप से एक मंत्री के प्रभाव में कई सारे क्या होते हैं, सांसद। तो जब वोटिंग होती है तो इसका भी पूरा पूरा क्या पड़ता है, प्रभाव। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में पूरा का पूरा हाथ या दारोमदार किसका होता है, मंत्री परिषद का। इसके बाद में तीसरा स्टेप आपका आता है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। राष्ट्रीय कार्यपालिका पर सर्वोच्च नियंत्रण। अब आप सोचेंगे कार्यपालिका तो ये स्वयं ही है, तो ये किस प्रकार से इस पर क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो अब देखिए कैसे करती है। यहां पर एक थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है। कार्यपालिका राष्ट्रीय लिख रहा है, यानी कि वो किसकी है, केंद्र की। और उस पर नियंत्रण कौन करती है, मंत्री परिषद। तो कैसे करके देखिए, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, पीएम। अवास्तविक कौन होता है, प्रधान प्रेसिडेंट आपका। दो व्यक्ति तो हो गए, लेकिन क्या ये दोनों अपने आप काम कर सकते हैं, तो अभी हमने देखा क्या, नहीं। तो इनके सारे के सारे कार्यों को अंजाम देना, उनमें मजबूती लेके आना, सारा का सारा काम किसका होता है, मुख्य रूप से मंत्रियों का। इसलिए हम कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से या वास्तविक रूप से भारत की कार्यपालिका शक्तियों का एक्चुअल यूज कौन करते हैं, भारत के मंत्री परिषद के सदस्य। तो यहां से ये लॉजिक आपका फिट होता है, खत्म है ये। इसके बाद में देखिए वित्तीय कार्य। तो देखिए भाई अभी हमने डिस्कस किया, वित्त मंत्री लिखा था मैंने इधर, तो वित्तीय कार्य देखिए। मान लीजिए कोई राजा है और उसके जो खजाने का जो खजानची है वो सारा का सारा खजाना लेके भाग जाए, क्या करेगा भाई राजा। इसका मतलब ऐसा समझो, राजा यानी कि द मिनिस्टर इज विदाउट पोर्टफोलियो, यानी कि बिल्कुल खत्म हो गया वो, उसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहां से देखो आपको ये चीजें निकाल के लानी पड़ेगी। तो वित्तीय कार्य, ये एक अलग ही लॉजिक है कि संसद है,
राष्ट्रपति भी है, पीएम भी है, सभी हैं, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपने एक वर्ष के दौरान क्या तो खर्च किया, क्या आपकी अर्निंग रही, इनकम। तो ये सभी चीजें जब तक आपको नहीं पता लगेगा तब तक आप सरप्लस, प्लस में है या माइनस में है, ये स्थिति आपके पास में नहीं होगी तो क्या आप आगे का बजट बना पाएंगे? नहीं। यानी कि ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कहीं ना कहीं संसद के लिए कौन तैयार करता है? मंत्रिपरिषद। समझे? तो ये पूरा का पूरा कौन तैयार करता है भाई? मंत्रिपरिषद। तो यहां से मंत्रिपरिषद जब इसको बनाता है, यानी कि आपने देखा होगा मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं वो वित्त मंत्री को क्या करते हैं? सजेस्ट करते हैं कि हमारा अगला बजट किस प्रकार का होगा। आपने बजट सत्र सुना होगा, कृषि मंत्री कृषि विभाग को इतने दिए, सड़क विभाग को इतने दिए, रेलवे विभाग को इतने दिए। तो ये क्या वो अपनी मर्जी से थोड़ी दे देते हैं? ऐसा नहीं है, उनसे मांग की जाती है, और मांग की जाती है एक रूपरेखा के दौरान। वो रूपरेखा पूरे साल में जाके तक बनती है। यानी कि उस व्यक्ति से जब हम मांगते हैं तो उससे हम क्यों मांग रहे हैं, क्या कारण है, वो सारा कुछ उसको बताना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य मिलकर बजट तैयार करते हैं, फिर उसे संसद में पेश किया जाता है, लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, और उसके बाद में उसे संपूर्ण देश के सामने समझाया जाता है। और उसी के बाद आगे की 1 अप्रैल से आने वाली 31 मार्च तक की क्या की जाती है? तैयारियां की जाती है। ये भारत में वित्तीय वर्ष होता है, ध्यान रख लेना। ये पूछ लिया जाता है कि भारत में एक वित्तीय वर्ष की शुरुआत और अंत कहाँ से होती है? तो 31 मार्च से कब तक? 1 अप्रैल तक। ये ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। वैसे आपका टॉपिक भी है ये। आगे देखिए, इसके जस्ट बाद आपका आता है विदेशी संबंधों का संचालन। ये देखिए हमने पढ़ा था किसमें? प्रधानमंत्री में नहीं, अपन ने पढ़ा था ये राष्ट्रपति के अंदर, कि राष्ट्रपति फैसला करता है कि कौन व्यक्ति बाहर जाकर क्या करेगा, भारत का दूतावास में रहेगा, कौन व्यक्ति भारत में अन्य देशों के दूतावास में रहेंगे, ठीक है। राजदूत किसको नियुक्त करना है, कौन व्यक्ति बाहर जाएगा, कौन कब आएगा, किसके साथ में संबंध होगा, कौन मीटिंग करेगा, किसके साथ में हमको दोस्ती वाले संबंध रखने हैं, शांति प्रिय तरीके के, और किसके साथ में हमें युद्ध के यानी कि सीधे वार रूम वाले संबंध रखने हैं। तो ये सब चीजें तय कौन करता है? राष्ट्रपति। पर ऐसा है नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति को ये सब सुझाव कौन देता है? पीएम। लेकिन पीएम के इस प्रकार के सुझावों पर पूरा पूरा असर किसका होता है? मंत्री परिषद का। क्योंकि मंत्री परिषद में एक व्यक्ति होता है विदेश मंत्री, जो इस प्रकार की पूरी रूपरेखाओं को क्या करता है? तैयार करके देता है कि किस देश से हमें सहायता के संबंध रखने हैं, किस देश के साथ में हमको सहायता का कोई संबंध नहीं रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ डिस्कस होती है? मंत्री परिषद के अंदर। तो ये मंत्री परिषद का एक और कार्य और शक्ति क्लियर होती है आपकी। इसके बाद में देखिए नियुक्ति संबंधी कार्य। अब नियुक्ति संबंधी कार्य देखिए आप, अभी पिछले ही वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री के और राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नियुक्तियां की जाती हैं। तो ये जो नियुक्ति होती हैं, ये जो नियुक्ति होती है ना, ये जो नियुक्तियां होती हैं, इनको कहीं ना कहीं राष्ट्रपति नहीं या पीएम नहीं, पीएम और राष्ट्रपति को सुझाव दिया जाता है। किसके द्वारा? मंत्री परिषद के द्वारा। और वो मंत्री परिषद के सुझाव के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? नियुक्तियां करते हैं। इसके बाद में आपका एक शॉर्ट सा टॉपिक है कि सारी की सारी कार्यपालिका शक्तियों पर जो नियंत्रण करता है वो कहीं ना कहीं विपक्ष भी करता है, क्योंकि विपक्ष एक नैतिक भावना से जब कार्य करता है तो सरकार एक सकारात्मक और संवैधानिक रूप से अपने कार्य को अंजाम दे पाती है। यहाँ आपकी कार्यपालिका पूरी तरह से समाप्त होती है। धन्यवाद। JRSC लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।